गाइस इस एपिसोड में इचिकावा भाई कुछ और दिखा रहा था, तो चलो देखते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम यारू की बैक स्टोरी देखते हैं। वहां वो न्यूट्रलाइजेशन स्पेशल एडवांस कोर्स में दोबारा फर्स्ट पोजीशन पर आता है और सबको लगता है कि वो न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी में टॉप स्कोर लेकर निकलेगा। और यारू कहता है, जब मैं टेक्निकल स्कूल में था तब कोई मुझे टच भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा माइंड हर चीज को इंस्टेंटली ऑब्जर्व कर लेता था, जो भी चीज मुझे सिखाई जाती थी। और साथ ही मेरी बॉडी रोज की ट्रेनिंग की वजह से और स्ट्रांग होती जा रही थी। और मैं हमेशा ये सोचकर एक्साइटेड होता था कि एक दिन मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि कैप्टन मीना, कैप्टन नारुमी और डायरेक्टर इसाओ के लेवल तक पहुंच जाऊंगा। मुझे पूरा यकीन था कि मैं ये कर लूंगा। और हम देखते हैं कि काइजू नंबर 6 वेपन को पहनने की वजह से इचिकावा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये देखकर इयारू भी शॉक हो जाता है। और फिर वही दिन आ जाता है जब 4 डिवीजन कैप्टन ओगाता चेक करने वाले होते हैं कि क्या इचिकावा वाकई नंबर 6 वेपन को चलाने के लायक है या नहीं। और वहाँ न्यूट्रलाइजेशन जोन में कई काइजूस को इकट्ठा किया जाता है और ओगाता टीम से इचिकावा का हाल पूछता है। और टीम के लोग बताते हैं कि नंबर 6 वेपन पहनने के बाद भी उसके ऑर्गन्स ठीक से फंक्शन कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि इचिकावा भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और यारू कहता है, तो ये है नंबर 6 सूट। अभी तक ये एक्टिवेट भी नहीं हुआ, लेकिन इसके पास खड़े होने से ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहीं फ्रीज हो जाऊंगा। और ओगाता कहता है, यकीन नहीं होता कि सिर्फ एक महीने में वो उस कॉम्बैट लेवल तक पहुंच गया जहां वो ये सूट यूज कर पा रहा है। मैं तो उसे दिखाना चाहता था कि असली दुनिया में रियलिटी कितनी टफ होती है। और टोकू कहती है, थर्ड डिवीजन से जो डाटा मिला है उससे हमें पहले से ही पता था कि इचिकावा शुरू से ही बहुत तेज ग्रोथ कर रहा है। हाँ, फिलहाल उसकी कॉम्बैट पावर किकोरू से कम है, लेकिन उसकी लेवलिंग स्पीड उससे काफी ज्यादा है। और ओगाता कहता है, शायद ऐसे लोगों को ही जीनियस कहा जाता है, लेकिन असल फाइट ट्रेनिंग से बहुत अलग होती है। और अब इचिकावा, तुम्हें अपने साथियों के साथ मिलकर इस होंजू को डिस्ट्रॉय करना होगा। और ये एक मोल टाइप 67 है जो पहली बार 67 में देखा गया था और फिर हर 5 साल बाद धरती पर दोबारा नजर आता है। इसका 42 6.4 है। अगर मुझे लगा कि तुम इसे हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो मैं खुद आकर इसे खत्म कर दूंगा। और तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट का वक्त है, देखते हैं क्या तुम नंबर 6 वेपन यूज करने के लायक हो या नहीं। और इचिकावा अपनी टीम के साथ काइजू से लड़ने निकल जाता है। और वहाँ यारू नोटिस करता है कि इचिकावा बहुत ही तेजी से जाने लगता है और इस वजह से वो खुद भी और तेज होने की कोशिश करता है। और फिर हमें पता चलता है कि इचिकावा को सिर्फ 10 मिनट का टाइम इस मिशन के लिए क्यों दिया गया था, क्योंकि नंबर वेपन यूजर की बॉडी पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालता है। कैप्टन होगा तो नहीं चाहते थे कि इचिकावा 10 मिनट से ज्यादा उस प्रेशर को झेले। और टाइम कम होने की वजह से इचिकावा और तेज फाइट करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो काइजू पर अटैक करता है उसके पैरों से निकल रही आइस को वो कंट्रोल नहीं कर पाता, जिस वजह से वो काइजू के अटैक को डॉज करते हुए नीचे गिर जाता है। और उस वक्त उसके साथी तुरंत वहां आकर काइजू पर अटैक करने लगते हैं। और यारू मन में कहता है, मैं भी इन काइजू को मार सकता हूँ। और जैसे ही काइजू का ध्यान यारू पर पड़ता है, इचिकावा गोली चलाकर एक ही शॉट में पूरे काइजू को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये देखकर यारू बिल्कुल हैरान रह जाता है। तभी एक और काइजू सीधा यारू पर अटैक कर देता है। और यारू मन में कहता है, मैं उसकी तरह एक ही शॉट में काइजू को क्यों खत्म नहीं कर पाता। वो कहता है, मेरे सपने तभी टूटने लगे जब मैंने डिफेंस फोर्स को ज्वाइन किया। मेरे ग्रेड्स रुक गए और मुझे पहली बार असली टैलेंटेड लोग नजर आए। और हर दिन मुझे ये एहसास होता रहा कि मेरे पास कोई खास टैलेंट है ही नहीं। मैंने बहुत मेहनत की पर फिर भी सब मुझसे आगे निकल गए और मैं उन तक पहुंच ही नहीं पाया। और उसके बाद एक असली मॉन्स्टर सामने आया जो कि था इचिकावा। और तभी काइजू इयारू पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। और ओगाता उसे समझाता है कि अपने ऊपर हद से ज्यादा प्रेशर डालना सही नहीं होता, कभी कभी पीछे हटना भी जरूरी होता है। और फिर काइजू इयारू को मारने उसकी तरफ आता है, लेकिन तभी बीच में इचिकावा आ जाता है और वो इयारू को दिल से शुक्रिया कहने लगता है, क्योंकि उसकी मदद से इचिकावा को अपने आप को संभालने का वक्त मिल जाता है। और फिर इचिकावा उस काइजू को एक ही अटैक में खत्म कर देता है और दोबारा अकेले ही आगे बढ़ने लगता है। और यारू कहता है, रुक जाओ इचिकावा, मुझे पीछे मत छोड़ो। लेकिन इचिकावा अकेले ही होंजू के साथ फाइट स्टार्ट कर देता है और अपने सूट की कॉम्बैट पावर 43% रिलीज कर देता है और सूट की मदद से होंजू का एक हाथ फ्रीज कर देता है। लेकिन फिर भी ये पावर काफी नहीं होती, क्योंकि होंजू की स्किन बहुत ही हार्ड होती है और ऊपर से वो बाकी काइजू की तुलना में ज्यादा फास्ट रीजनरेट कर रहा होता है। इस तरह तो मैं कभी उसके कोर तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। और इचिकावा अपनी कॉम्बैट पावर को 46% तक रिलीज कर देता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन ओगातो को तुरंत समझ आ जाता है कि ये सही नहीं है और इचिकावा होंजू के हाथ में एक होल बना देता है, पर अभी भी उसे ज्यादा पावर चाहिए होती है। इस वजह से वो सूट की पावर को और बढ़ाकर 51% तक ले जाता है। और सब लोग टेंशन में आकर उससे पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? और इचिकावा कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा माइंड अब पहले से भी ज्यादा क्लियर है। और ये सुनकर सब और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी होंजो अपना फॉर्म ट्रांसफॉर्म कर लेता है और इचिकावा काफका और यारू को बचाने का सोचते हुए अपने सूट की पावर और ज्यादा अनलीश कर देता है
और उस वजह से वो और भी तेज हो जाता है और धीरे धीरे होन्जू को आइस में फ्रीज करना शुरू कर देता है। लेकिन सूट की ज्यादा पावर यूज करने की वजह से उसके 6 जगह से मसल फट चुके होते हैं। सबको लगता है कि नंबर 6 वेपन पे इचिकावा का कंट्रोल खो चुका है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। ओगाता बताता है ये इचिकावा का असली नेचर है। जब एक नंबर वेपन अपने यूजर के साथ पूरी तरह सिंक्रोनाइज होता है तो यूजर के अंदर अब नॉर्मल अमाउंट में एनर्जी फ्लो होने लगती है और उस वजह से ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर की स्पीड और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाती है और फिर इंसान का ट्रू नेचर और रियल डिजायर्स बाहर आने लगती है। इसी कारण यूजर अपने आप को डिस्ट्रॉय तक कर सकता है। और ट्रेनिंग में ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ रियल कॉम्बैट जैसा स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन रियल फाइट के वक्त माइंड और बॉडी पर इतना प्रेशर आता है कि अजीब चीजें होने लगती है। और वैसे भी इचिकावा सबसे पावरफुल काइजू से बना वेपन यूज कर रहा है, इसलिए उसके माइंड और बॉडी पर जो स्ट्रेस है वो अलग ही लेवल का है। और अगर इचिकावा इस सूट को कंट्रोल नहीं कर पाया तो मैं उसे कभी इस वेपन को दोबारा इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। और इहारू उसकी तरफ बढ़ने लगता है और अंदर ही अंदर रिग्रेट फील करता है। उसे अफसोस होता है कि वो उस दिन खुश हो गया था जब इचिकावा नंबर 6 वेपन को पहली बार प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं कर पाया था। और अब इचिकावा की पूरी बॉडी एक्सट्रीम पेन में होती है, लेकिन वो अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी बॉडी खुद ब खुद मूव करने लगती है और उसकी पावर लगातार बढ़ रही होती है। और तभी इचिकावा अपने 50 मीटर की रेडियस में सब कुछ फ्रीज कर देता है और एक साथ जितने भी काइजूस होते हैं उन्हें खत्म कर देता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो सीधा होन्जू से फाइट कर सके। और हम देखते हैं कि होन्जू की 35% बॉडी फ्रीज हो चुकी है, लेकिन इस प्रोसेस में इचिकावा के 16 मसल्स फट चुके होते हैं और उसकी 4 बोन्स भी फ्रैक्चर हो जाती हैं और उस वक्त उसकी टांग टूट जाती है, जिस वजह से ओगाता उसे तुरंत रुकने को कहता है और खुद होन्जू से फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और इचिकावा अंदर ही अंदर सोचता है मैं कितना वीक हूँ और इसी वजह से मैं फिर से हारने वाला हूँ। अगर मैं ऐसे ही रहा तो मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और तभी यारू इचिकावा की तरफ तेज दौड़ने लगता है और ओगाता से फाइट के लिए थोड़ा और वक्त मांगता है, लेकिन ओगाता उसे कहता है कि तुरंत वहां से निकल जाओ। और फिर भी इचिकावा को बचाने के लिए इयारू अपनी कॉम्बैट पावर की लिमिट से भी ज्यादा स्पीड में भागने लगता है। और ये देखकर ओगाता हैरान रह जाता है क्योंकि इयारू नॉर्मली सिर्फ 24% तक की पावर अनलीश कर पाता है। और इयारू कहता है इचिकावा सच में कमाल का बंदा है, हमेशा ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग और अपने साथियों की फिक्र करने वाला। और शायद इसी वजह से मैं हमेशा उससे जेलस रहा हूँ, पर अब मुझे यकीन है कि सिर्फ वही नंबर 6 वेपन को सही तरह कंट्रोल कर सकता है। और उसी मोमेंट पे इयारू आइस की दीवार को तोड़ देता है और सीधा इचिकावा तक पहुंच जाता है। वो उसे जगाने की कोशिश करता है ताकि वो होश में लौट सके और जैसे ही इचिकावा होश में आता है उसे दिखाई देता है कि इयारू उसे कंधे पर उठाकर भाग रहा है और उसने ओगाता से लड़ाई के लिए थोड़ा और वक्त भी ले लिया है। और अब इचिकावा के लिए जरूरी है कि वो होन्जू को हराए ताकि वो नंबर 6 वेपन को ऑफिशियली आगे भी यूज कर पाए। और यारो कहता है इचिकावा मैं इस होन्जू के कोर को उस पॉइंट तक पहुंचा दूंगा जहां से तुम आसानी से उस पर अटैक कर सको। और इचिकावा चिंता में बोलता है लेकिन ऐसा करने से तुम भी डेंजर में आ जाओगे। और यारो उसे नीचे गिरा देता है और कहता है मुझे अंडर एस्टिमेट करना बंद करो और ये सब सिर्फ अपने दम पर करने की जिद भी, तुम मुझसे छोटे हो इसलिए चुप रहो और मेरी बात सुनो। और इचिकावा दिल से कहता है यारो तुम सच में लाजवाब हो, जब भी मैं डरते हुए अंधेरे में होता हूँ तुम ही मुझे रास्ता दिखाते हो, चलो अब इसे मिलकर खत्म करते हैं। और यारू तुरंत एक्शन लेता है और होन्जू को इचिकावा के सही निशाने पर लाने के लिए वहां से कूद जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड अगले हफ्ते आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आगे के एपिसोड आप मिस ना करो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और गाचे कूदे या लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज नहीं देखा तो अभी जाके देखो और जल्दी से आ जाओ उधर, आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी।